हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग का जो अध्ययन का बिंदु है वह है नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक एक ऐसा पद है जिसे भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो महान्यायवादी के पश्चात यह दूसरा बड़ा पद था, संवैधानिक पद, जिसे महत्व दिया गया। यह पद संविधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है वह खूबसूरती है उत्तरदायित्व। हमारे यहाँ जब भारत संविधान बना तो हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ी खूबसूरती है उत्तरदायित्व। यह जो हमारी सरकार होती है वह संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व लिए होती है। जब वह सामूहिक उत्तरदायित्व होती है तो भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने यह यक्ष प्रश्न था कि जो हमारा कोष हो, हमारा जो खजाना होगा, उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। क्योंकि यदि सरकार के पास शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह शक्ति का कहीं दुरुपयोग न करने लगे, उस आर्थिक रूप से सरकार धन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। इसके लिए उसने उसकी रक्षा, खजाने की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए व्यवस्था की। यह व्यवस्था संसद को प्रदान की गई, लेकिन संसद के पास विधायी तथा आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत अधिक कार्य है। इस कारण संसद के द्वारा इसे सफल बनाया नहीं जा सकता था। इसलिए एक पद की संरचना की गई भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, जिसे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कहते हैं। यद्यपि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक हमारे संविधान के अनुसार देश की संसद का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह संसद की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। संसद की आकांक्षाओं में जनता की आकांक्षा है। जनता यह चाहता है कि हमारे जो टैक्स पेयर है वो चाहते हैं कि धन का सही ढंग से इस्तेमाल हो। वह धन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी बातों पर नजर रखने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। इस संस्था के रूप में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में चर्चा की गई है। सबसे पहले यदि हम इस पद के सृजन की बात करते हैं तो यह इस पद का जो सृजन हुआ वह है 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने इस पद का सृजन किया। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में सबसे पहले महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया। वह यह व्यवस्था किया कि जो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक हो, जो तीनों उस समय जो प्रेसिडेंसी थे, 3 प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से, जिसको बंगाल, मद्रास तथा बंबई, ये तीनों प्रेसिडेंसी के खर्च का ऑडिट कर सके तो यह महालेखा परीक्षा हो सके। 1920 के अधिनियम के द्वारा इसे स्वायत्तता प्रदान करने की कोशिश की गई, लेकिन 1935 के संविधान में, 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें महालेखा परीक्षक को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा तथा स्तर प्रदान की गई। वह उसी रैंक के होंगे तथा इनका जो सुरक्षा भी होगा उसी तौर पर दी गई। जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कर दिया गया। जब भारतीय संविधान बना तो उसमें इस पद का नाम महालेखा परीक्षक के पद का नाम बदलकर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इस पद का नाम
कर दिया गया। यह जो पद है वह ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का, जो महालेखा परीक्षक होता है वह ऑडिट तथा अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। यह ऑडिट तथा अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होने के कारण सारा जो ऑडिट होता है भारत सरकार का या राज्य सरकार का, यह महालेखा परीक्षक ही करता है। इसीलिए इसे केयर टेकर ऑफ टैक्स पेयर भी कहते हैं। केयर टेकर ऑफ टैक्स पेयर भी कहते हैं। या कभी कभी पूछता है कि प्रधानमंत्री का भारत सरकार का मुनीम कौन है, तो भारत सरकार का मुनीम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है। जब अनुच्छेद 148 में यह व्यवस्था की गई कि भारत का एक नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक होगा, भारत का एक नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक होगा जो सरकार की सभी प्रकार के जो संचित निधि से किए जाने वाले खर्च हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य की जो संचित निधि है उसके द्वारा जो है खर्च की जाती है, यह इस खर्च का वह लेखा कर सकेगा, वह इसका जांच कर सकेगा, ऑडिट कर सकेगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति कर दी जाती है तो नियुक्ति के बाद यह शपथ लेते हैं। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष या यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष या शपथ लेते हैं। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(2) के अनुसार इनकी शपथ की व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से यह शपथ लेंगे। इनके वेतन के निर्धारण के संबंध में, इनका जो वेतन है इसके निर्धारण के संबंध में शक्ति संसद को दी गई है। संसद ही इनके वेतन का निर्धारण करता है। समय समय पर इसके वेतन की बढ़ोतरी करता रहता है, लेकिन इसकी जो सेवा शर्त है या जो वेतन का निर्धारण होता है उसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। अलाभकारी परिवर्तन इनके पद के दौरान नहीं की जा सकती। यह है 148(3), यह सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि संसद आने वाले दिनों में, सरकार आने वाले दिनों में इस पर दबाव बनाकर किसी तरह से गलत कार्य नहीं करा जाए। इसके पद की महत्ता इसी से जाना जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में जो विपक्ष है, विपक्ष का मूल सवाल सरकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न इन्हीं के लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर ही होती है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का नाम आपने सुना होगा, कोयला घोटाले का नाम आपने सुना होगा। जिन घोटालों की जो चर्चा जो सरकारें हिल गई, यूपीए की सरकार जो जिसके कारण चली गई, उस समय तत्कालीन विनोद राय महालेखा परीक्षक थे। विनोद राय की रिपोर्ट आने के पश्चात भारतीय राजनीति में वह तूफान खड़ा हुआ जिसके कारण यूपीए सरकार धराशायी हो गई और एनडीए सत्ता में आई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण पद है। यह लेखा परीक्षण इसी के रिपोर्ट के आधार पर बहुत सी सरकारें चली जाती हैं। तो इस कारण इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि किसी प्रकार की इनकी सेवा शर्त या वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई। लेकिन 143(3) के तहत यह राहत प्रदान की गई कि अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। उसके पश्चात जो अगली व्यवस्था है उसके अनुसार जब नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
रिटायर हो जाते हैं अपने पद से, जब वह अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई अन्य स्थानीय स्वशासन इकाइयों में या किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते, किसी प्रकार की नियुक्ति इनकी नहीं हो सकती, कोई पद यह ग्रहण नहीं कर सकते, ताकि यह पद स्वायत्त बना रहे और इसकी महिमा बनी रहे, यह एक निष्पक्ष रूप से काम कर सके। इसलिए 148(4) के अनुसार यह व्यवस्था दी गई कि जब कोई सेवानिवृत्त हो जाएगा तो इस पद पर नहीं, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारों के बीच किसी भी प्रकार के पद ग्रहण नहीं करेगा। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का जो वेतन होता है तथा जो प्रशासनिक व्यय होता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होगा। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा, जिसमें संसद वोट नहीं कर सकती, जिसे उसके निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह बजट के अलग होता है। यह 148(6) के अनुसार यह व्यवस्था दी गई कि किसी भी प्रकार का जो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का जो वेतन होगा और जो प्रशासनिक व्यय होगा वह भारत की संचित निधि पर खर्च में से व्यय होगा। इसकी जो पदावधि निर्धारित की गई कि इनकी पदावधि क्या होगी, इनका टेन्योर क्या होगा, तो पदावधि के संबंध में व्यवस्था है कि 65 वर्ष तक, 65 वर्ष पूरी होने तक या 6 वर्ष के कार्यकाल तक यह अपने पदों पर बने रहते हैं। इनके पदों का क्राइटेरिया क्या होगा, इसके संबंध में कोई भारतीय संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन प्रायः जो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होता है, जिनको वित्तीय क्षेत्र में विशेष अनुभव होता है, उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। भारतीय महालेखा परीक्षक के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं तथा उनका आर्थिक क्षेत्र में या लेखा के क्षेत्र में विशेष अनुभव होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति में प्रायः जो व्यवस्था की गई है उसमें एक कमीशन होता है, एक कमेटी होती है जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता, जिसमें प्रधानमंत्री तथा अन्य सदस्य होते हैं जो इनकी नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति बड़ी पारदर्शी ढंग से की जाती है। हटाने की जो रीति है वह हटाने की रीति इन लोगों को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसी ढंग से हटाया जाता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह भारतीय संविधान के 148(1) में ही इस बात की चर्चा की गई है कि इनकी हटाने की रीति वही होगी जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, हमें यह देखना होगा कि इनकी हटाने की रीति क्या है। तो इनको जो हटाने की रीति है वह रीति है, इसमें कोई भी इसे संसद ही हटाती है और 4 लोगों को हटाने की एक ही रीति है भारतीय संविधान में। वह है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ये 4 लोगों को हटाने की रीति एक ही है। तो इनके हटाने की रीति क्या है? इनके हटाने की रीति है कि जब भी कोई भी 2 ही आधार पर हटाया जाता है, चाहे तो
इनकैपेसिटी अर्थात अयोग्यता या मिसबिहेव या कदाचार हटाने की, इन्हें दो ही आधार, कदाचार या असमर्थता, दो ही आधार पर इन्हें हटाया जाता है, चाहे तो कदाचार या असमर्थता। तो जब कोई भी सदन इस बात का निर्धारण करता है कि इनके विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव लाई जाती है, तो 50 सदस्यों के द्वारा यह समर्थित पद अध्यक्ष को भेजा जाता है। यदि लोकसभा में भेजा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और यदि राज्यसभा में भेजा जाता है तो उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, उनके पास यह भेजा जाता है। इस बात की नोटिस जो अध्यक्ष होता है वह सदन को प्रदान करता है। जब सदन को प्रदान करने के पश्चात उसके पश्चात एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी में 3 लोग मूल रूप से होते हैं, चाहे एससी के एक जज, एससी के चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य जज, हाई कोर्ट का एक जज, और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं, लेकिन वह एक प्रसिद्ध विधिवेता हो। यह 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है, और यह 3 लोगों की कमेटी इस बात की जांच करती है कि क्या जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वह सही है या गलत है। वह जब कमेटी इस बात की रिपोर्ट दे देती है या इसकी जांच कर लेती है, तो वह फिर उसे संसद में प्रदान करती है। जब वह सदन जिसमें यह आरोप लगाए गए हैं असमर्थता या कदाचार का, जब वह कुल सदन के बहुमत से या उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से वह पारित कर देता है, तो यह संकल्पना दूसरे सदन के पास जाती है, और जब दूसरे सदन भी उसे पारित कर देती है, तो जब दूसरे सदन भी इस प्रस्तावना को पारित कर देती है, तो यह प्रस्ताव फिर पारित समझा जाता है और यह राष्ट्रपति के समझ जाता है, और राष्ट्रपति जब इस पे हस्ताक्षर कर देता है तो यह विधि बन जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने की रीति एक ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रतिवेदन होता है, जो प्रतिवेदन प्रदान की जाती है कि वह जो हमारा अनुच्छेद 149 यह व्यवस्था करता है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति क्या होगी, अर्थात लेखा परीक्षा या जो भी जो उन्हें उत्तरदायित्व सौंपी जाती है उनका वह बखूबी निर्धारण करते हैं। उसके पश्चात 150 का है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि संघ के और राज्यों के संघ लेखाओं के ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा, संघ और राज्य के जो लेखा है वह ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जिसके लिए राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षा की सलाह पर विहित करे। जिस प्रारूप में राष्ट्रपति चाहता है, महालेखा परीक्षक से इस बात की चर्चा करके उस प्रारूप में उस सदन के समक्ष रखाएगा। यदि इसके पश्चात जो प्रतिवेदन है वह अनुच्छेद 151 के अनुसार संसद के समक्ष रखी जाती है। जो प्रतिवेदन है उसमें क्या व्यवस्था है कि भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष भारत का नियंत्रक तथा मतलब सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जो है वह प्रतिवर्ष अपनी संपरीक्षा जो वह परीक्षा किया है वह जांचा है का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को प्रस्तुत करता है। वह राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को प्रस्तुत करता है, और किसी राज्य के लेखा संबंधी जो नियंत्रक तथा महालेखा का परीक्षक है प्रतिवेदन है, वह राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य के विधान
सभा के समक्ष रखवाया जाता है। यह रिपोर्ट प्रायः 2 भागों में बटा होता है। पहला इस बात पर चर्चा होती है, जो राष्ट्रपति का यह जो प्रतिवेदन होता है सीएजी का, वह 2 भागों में बटा होता है। एक भाग इस बात पर होता है कि जो इस बात के संकेत करती है कि जो मांगे स्वीकृत हुई थी वह व्यय सही ढंग से उसी में व्यय हुआ है या नहीं, और दूसरी इस बात की चर्चा करती है, इस बात का ऑडिट करता है कि जो व्यय हुआ है वह सही ढंग से हुआ है या नहीं, वहां किसी तरह का घपला घोटाला तो नहीं है। इस बात की जब ऑडिट हो जाती है, यदि वह वहां किसी भी तरह का होता है तो वह संसद के सामने रखा जाता है। इसकी जांच के लिए एक हमारे यहाँ और जो संसदीय समिति है जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, लोक लेखा समिति कहते हैं। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह प्रायः विपक्ष से होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष से होता है, और यदि उसे सीएजी के रिपोर्ट में किसी प्रकार की त्रुटि दिखलाई पड़ती है तो वह उसकी जांच लोक लेखा समिति जांच करती है। लोक लेखा को यह असिस्ट करता है, लोक लेखा समिति को यह असिस्ट करता है। यदि किसी को बुलाना भी होता है तो लोक लेखा समिति उस किसी मंत्री को या किसी भी सदस्य ऑफिसर को, किसी भी पदाधिकारी को बुला सकती है और इसकी जांच करती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से उन सारे प्रतिवेदनों की जांच करती है कि वह जो खर्च हुई थी वह सही हुई थी अथवा नहीं हुई थी। इसी प्रकार हम भारत देखते हैं कि भारत की संचित निधि तथा राज्य की संचित निधि की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सही ढंग से करता है। जहां पहले था 1976 में यह व्यवस्था बदल दी गई। 1976 में इस पद का नाम नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है। तो अब इसके हिस्से में नियंत्रण कंट्रोलर नहीं रहा। अब यह नियंत्रण नहीं है इसका कि खर्च किस प्रकार, यह नहीं देख सकता कि खर्च पर नियंत्रण इसका नहीं है, लेकिन यह देखेगा कि यह महालेखा उस अधि का ऑडिट सिर्फ करता है। अब लेखा परीक्षण इसका सिर्फ कार्य रह गया, न कि यह सिर्फ लेखा परीक्षण करता है। अब यह केवल अंकेक्षण का कार्य करता है। अब उसे लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया कि किस प्रकार से इसका कार्य जब संसद करती है, प्रायः संसद में मनी बिल के माध्यम से सरकार खर्च को निर्धारित करती है। अब कंट्रोलर यह नहीं रहा, अब यह सिर्फ ऑडिट या अंकेक्षण का कार्य करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुसार बड़ी ही महत्वपूर्ण पद है। जहां हमें लगता है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा सब्सक्राइब करें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ हाजिर होऊंगा। गुड नाइट।